बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद राहील साबर, योर बायोलॉजी टीचर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एमडी कैट का यूनिट नंबर 2 विच इज द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। लास्ट हमने द सेल यूनिट कंप्लीट किया और उस यूनिट के अंदर जो थे 3 लेक्चर हमने दिए और उसके बाद आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया। होप सो आपने अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस की होगी। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है जी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल विच इज आल्सो फ्रॉम पार्ट 1। पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर था। अगर आपने वहां अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आज जब आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे तो आपको बड़ी जो है वो आसानी मिलेगी उनको पढ़ने में। पार्ट 2 में, पार्ट 1 में जब आपने चैप्टर 2 पढ़ा तो उसके अंदर जो था वो वाटर था, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट था, लिपिड था, प्रोटीन था, न्यूक्लिक एसिड था। और चैप्टर 3 जो आपने पढ़ा था वो एंजाइम्स के ऊपर था। उन्हीं को मिलाकर आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का यूनिट 2 यहाँ पे बन रहा है विच इज एमडी कैट यूनिट नंबर 2। तो आइए जी अब स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को और इस यूनिट से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे और जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो आपसे शेयर की जाएंगी। आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज वाटर। अब वाटर की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, इससे पहले कि मैं साइंटिफिकली इसे प्रूव करना शुरू करूं, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियन पर्पस देखें तो अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि मैंने तमाम जानदारों की इब्तिदा पानी और मट्टी से फरमाई। अब देखिए जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की इब्तिदा पानी से फरमाई है तो इसी से पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में पानी की वर्थ क्या है, हमारी बॉडी में पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो साइंस ने पानी के रिलेटेड क्या क्या डिस्कवर किया, आइए जी उसकी तरफ चलते हैं कि साइंस के अंदर वाटर की क्या इंपॉर्टेंस जो है वो डिस्क्राइब हुई है इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आइए जी बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में द फर्स्ट वन इज मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अगर सारे ऑर्गेनिज्म को जो है वो अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी कॉम्पोजिशन को फाइंड किया जाए तो उनके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो सबसे ज्यादा चीज निकलेगी वो पानी होगी। अब कितना पानी इनके अंदर होता है, वो होता है जी 65 से लेकर 89%। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी रेशो क्या होती है, डिफरेंट होती है। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर 65%, तो किसमें 66, किसमें 70, किसमें 80, किसमें 85। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पानी की जो कॉम्पोजिशन है, पानी की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। अब अगर मैं बात करूं सेलुलर लेवल तक, तो आपने जब चैप्टर 4 पढ़ा तो उसके अंदर आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा होगा रेगुलर क्लासेस के अंदर। उस साइटोप्लाज्म के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आपके पास था जी साइटोसोल, जो कि लिविंग कंटेंट सारा उसके अंदर था, सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल उसके अंदर थे। अब स्टूडेंट वो जो साइटोसोल था उसका 90% जो होता है वो पानी पे कॉन्सिस्ट होता है, आपने पढ़ा था, और 10% जो थी वो दूसरी सब्सटेंसेस थी। अब सेलुलर लेवल से ही आप आइडिया लगा लीजिए कि सेलुलर लेवल पे अगर 90% जो है वो पानी है तो पूरी बॉडी को आप देख लीजिए, पूरी बॉडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। तो पूरी बॉडी में पानी की इंपॉर्टेंस क्या होगी। तो इस तरह पानी पहला रोल जो परफॉर्म कर रहा है वो कॉम्पोजिशन में कर रहा है, बॉडी को बनाने में कर रहा है। सेकेंड जी 20% इन योर बोन्स। अब देखिए जी पानी जो है हमारी बोन्स को अगर देखा जाए तो जो कि बड़ी हार्ड होती हैं और आपकी बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप दे रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, उनके अंदर भी 20% मिकदार में क्या शामिल है जी, पानी शामिल है। और अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू ब्रेन सेल, तो ब्रेन सेल में हमारे पास 85% पानी शामिल है। तो बोन के अंदर 20%, एज ए होल इंडिविजुअल के अंदर 65 to 89%, मीन ऑलमोस्ट 90%। और अगर आप आए अपने ब्रेन के अंदर 85, बोन के अंदर 20%, तो ये परसेंटेज आपको याद रहनी चाहिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर इन योर लाइफ। Next, the almost all reactions of a cell occur in the presence of the water। तो आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे कौन करवा रहा होता है, वाटर करवा रहा होता है। अब देखिए ना, अगर मैं बात करूं कि आपकी बॉडी में सारे केमिकल रिएक्शन एंजाइम करवा रहा है तो ये बात गलत नहीं है कि बेसिकली जितने भी कैटालाइसिस प्रोसेस होते हैं दे विल बी कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। लेकिन अगर आपको एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स याद है तो आपने पढ़ा था कि एंजाइम ऑलवेज वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्वस मीडियम। अगर एक्वस मीडियम होगा
तो एंजाइम वर्क करेगा, और अगर एक्वस मीडियम नहीं है तो एंजाइम वर्क नहीं करेगा। तो एक्वस मीडियम में वाटर ही इन्वॉल्व होता है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, दे आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्वस मीडियम। साथ ही साथ आपने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट सुना होगा, हाइड्रोलिसिस। Hydrolysis means breakdown of the complex substances into the simple one in the presence of the water। तो हाइड्रोलिसिस जो आपकी बॉडी में हो रही है वो भी डेफिनेटली किसमें हो रही है जी, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर हो रही है। तो इस सेंस में हमारी बॉडी में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर वाटर ना होता तो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म ना होते, कैटलाइज ना होते, केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो एनर्जी पैदा नहीं होगी, एनर्जी पैदा नहीं होगी, देन यू विल अनएबल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ फंक्शन व्हिच इज रिलेटेड टू लाइफ। सो नेक्स्ट जो एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये, इट इज अ रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें प्लांट की, देखिए ना, आप अगर एनिमल्स को देखें तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। और प्लांट का जो सारे का सारा इन्हसार होता है वो फोटोसिंथेसिस पे होता है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए, H2O एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब देख लीजिए वहां पर भी पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट विल अनएबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते, उनके ऊपर डिपेंड करने वाले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनिमल डिपेंड कर रहे हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस सेंस में वाटर प्लांट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ कि वहां फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। और एज ए होल अगर देखा जाए एनिमल्स और प्लांट की लाइफ के लिए तो उनकी कॉम्पोजिशन में भी इन्वॉल्व है, तो कॉम्पोजिशन में भी इन्वॉल्व हो गया, रिएक्शन में भी इन्वॉल्व हो गया, फूड बनाने में भी इन्वॉल्व हो गया। इस तरह पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। आइए जी कुछ जो है वो स्पेसिफिक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट बड़े अच्छे से जानते होंगे, एक होता है सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो जाता है, एक होता है सॉल्वेंट जो डिसॉल्व कर लेता है। सो वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। और आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ये अपने अंदर बहुत ज्यादा चीजों को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। अब बड़ा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या वजह है ये अपने अंदर बहुत ज्यादा चीजों को डिसॉल्व कर लेता है? असल में द बेसिक कैरेक्टर इज, वाटर जो होता है वो पोलर नेचर का होता है। अब पोलर क्या है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं। पोलर स्टैंड्स फॉर, वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है। इन चार्जेस के डेवलप होने को हम कहते हैं पोल्स का क्रिएट होना। इस सेंस में वाटर हमारे पास एक क्या है, पोलर सब्सटेंस। अब इस कैरेक्टर की वजह से पानी अपने अंदर बेशुमार चीजों को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। मिसाल के तौर पे कहता हूं जी, हमारे पास कोई आयनिक सब्सटेंस है तो वो आसानी से इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि आयोन्स बनेंगे। अब इसमें पोल बने हैं तो पोल्स पे भी चार्ज, आयोन्स पे भी चार्ज, बोथ विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर लेंगे। मैं कहता हूं कि मैंने पोलर सब्सटेंस पानी में डाल ली, वो भी आसानी से हल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी भी पोलर है, आने वाली जो चीज है जिसे आप सॉल्यूट बोल रहे हैं वो भी क्या है, पोलर। तो ये पोलर को अपने अंदर हल कर लेगा, ये आयनिक को अपने अंदर क्या कर लेगा, इजीली हल कर लेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पोलैरिटी। अब जब पोलैरिटी की बिहाफ पे ये चीजों को डिसॉल्व किए जा रहा है तो होता क्या है, किस तरह चीजें डिसॉल्व होती हैं। आपने कॉन्सेप्ट सुना लाइक डिसॉल्व लाइक, तो एग्जैक्ट वही वाला मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि इसने आयनिक को डिसॉल्व कर लिया पोल्स की बिहाफ पे, पोलर को डिसॉल्व कर लिया पोल्स की बिहाफ पे। अब असल में स्टूडेंट याद रखिएगा, जो हमारे पास नॉन पोलर है वो चीजें यहाँ पे कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर उनमें कोई चार्ज बेरिंग पार्टिकल है, चार्ज बेरिंग ग्रुप है, उनको भी अपने अंदर क्या कर लेता है, आसानी के साथ डिसॉल्व कर लेता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं क्या करूं, अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करूं तो ऑर्गेनिक बाय नेचर है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, लेकिन असल में वो डेवलप कर लेती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल और आसानी से पानी उनको भी अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। तो इस तरह पानी बेशुमार चीजों को अपने अंदर क्या करता रहता है, डिसॉल्व करता रहता है ऑन द बेस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी आपके पास क्या है जी, पोलर। अब सपोज कीजिए मैं किसी आयनिक सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, NaCl की बात कर लेते हैं। जैसे ही पानी में डालेंगे तो स्टूडेंट होता क्या है, सॉल्युबिलिटी होगी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी स्टैंड्स फॉर, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो आपस की अट्रैक्शन को क्या करेंगे, खत्म करेंगे और सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन को डेवलप करेंगे। इसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब जैसे ही NaCl आएगा, NaCl स्प्लिट हो जाएगा इनटू Na+,
Cl माइनस। अब दोनों आयन जो है वो फ्रीली रैंडमली क्या करेंगे, उस एक्वस मीडियम में फ्लोट करेंगे, मूव करेंगे। देन दे आर इन मोर फेवरेबल स्टेट कि वो किसी से क्या कर सके, रिएक्ट कर सके। अब जरूरी नहीं है Na दोबारा Cl से ही मिलेगा, नहीं, सॉलिबिलिटी करनी है तो नई अट्रैक्शन डेवलप करनी है। अब वो किसी और चीज के साथ जो आयनिक सोल्यूशन में है या जो उस एक्वस सोल्यूशन में है उससे रिएक्ट करेंगे और नई सब्सटेंस बनाने में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। सो ये देखिए जी, आपको डायग्राम नजर आ रही है, बीकर के अंदर NaCl डिसॉल्व है, गौर से देखिएगा तो NaCl को जब स्प्लिट किया गया तो बना Na प्लस Cl माइनस। जो Na प्लस है उसको अट्रैक्ट कर रहा है वाटर विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव आयन, यानी जो ऑक्सीजन वाला पोर्शन है वो क्या किया हुआ है जी, सोडियम की तरफ किया हुआ है। तो सोडियम चूंकि क्या था, पॉजिटिव, तो अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्जेस। बिल्कुल इसी तरह क्लोराइड बाय नेचर क्या है, क्लोराइड बाय नेचर है नेगेटिव, देन इट विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव, तो दोनों हाइड्रोजन जो है वो अंदर की तरफ कर दिए जाएंगे। तो इस तरह नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव आके क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इस प्रोसेस को हम सॉलिबिलिटी कहते हैं। तो इस करैक्टर की बेस पे देख लीजिए, पानी ने अपने अंदर क्या कर लिया, चीजों को डिसॉल्व कर लिया। ये एक एनिमेशन में भी आपको NaCl प्रॉपर जो है वो डिसॉल्व होता नजर आ रहा है। इसमें जो येलो कलर की चीज है वो सोडियम आयन्स है, और जो है हमारे पास जो येलो कलर की चीज है, सॉरी, वो हमारे पास जो है वो क्लोराइड आयन्स है, और जो आपके पास रेड कलर की चीज है वो आपके पास क्या है जी, वो आपके पास जो है वो सोडियम आयन्स है। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है, सॉलिबिलिटी हो रही है, जिसमें डेफिनेटली कौन इन्वॉल्व है, पोल्स ऑफ दी वाटर मॉलिक्यूल। ओके जी, नेक्स्ट नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो मैंने पहले बताया जैसे फैट वगैरह हो गई, जैसे वाटर वगैरह हो गया, ये आसानी से डिसॉल्व नहीं हो सकते। जब ये डिसॉल्व नहीं हो सकते तो इनका बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है, ये हमारे सेल की मेम्ब्रेन्स बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब मेम्ब्रेन से मुराद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको ये याद होगा यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा इसकी कॉम्पोजिशन में कि इसमें लिपिड होता है, इसमें प्रोटीन होता है। लिपिड जो होता है वो आपको पता है हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है, वाटर के साथ किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं है। जब वाटर के साथ अट्रैक्शन नहीं है तो इस तरह ये सेल की मेम्ब्रेन्स बनाने में, ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक स्टेबिलिटी रहती है। तो इस तरह जितने भी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होंगे वो बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, और वो पानी में डिसॉल्व या अट्रैक्शन डेवलप नहीं कर पाते। नेक्स्ट है जी हीट कैपेसिटी। स्टूडेंट याद रखिएगा, वाटर के अंदर बहुत बड़ी एबिलिटी है कि ये बहुत ज्यादा क्या करता है जी, हीट को, एनर्जी को, टेम्परेचर को अब्सॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर मिनिमम चेंज शो करता है। सपोज कीजिए मैं क्या करता हूं जी, एक बीकर में आपके सामने कुछ आइस केक जो है वो रख देता हूं, क्यूब्स। अब मैंने जैसे ही आइस के उसके अंदर रखे, अब मैं उसे क्या करता हूं जी, एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के बर्नर से उसे गर्म करना शुरू कर देता हूं, और ऊपर टेम्परेचर लगा दिया ताकि टेम्परेचर को क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। जब मैंने थर्मामीटर लगाया टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो मुझे ऑब्जर्व हुआ कि वहां पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री क्या हो रहा है, मेंशन हो रहा है। अब मैं प्रॉपर से गर्म करता जा रहा हूं, तो 5 मिनट बाद मैंने देखा कि बर्फ क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। टेम्परेचर क्या होगा, 0। अब क्या होगा, आधी बर्फ मेल्ट हो जाएगी, टेम्परेचर क्या होगा, 0। पूरी बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाएगी, टेम्परेचर क्या होगा, 0। अब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर तक आप उसे लगातार गर्म करते रहे हैं और वो मेल्ट होती रही है, लगातार एनर्जी लेती जा रही है, लेकिन थर्मामीटर पे कभी भी 1 डिग्री शो नहीं होगा। इतनी ज्यादा एनर्जी कहां जा रही है, तो असल में वो इतनी ज्यादा एनर्जी को वो अब्सॉर्ब किए जा रहा है और शो नहीं कर रहा, जिसकी बिहाफ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। उन बॉन्ड्स को ब्रेक करके वाटर अपने आप को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। जब वाटर अपने आप को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है, इतनी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, टेम्परेचर को शो नहीं होने दे रहा। इसी एबिलिटी की वजह से ये हमारी बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर अब्सॉर्ब कर लेता है और चेंज कम से कम शो करता है। सो क्या होगा, हीट ऑफ कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम ऑफ वाटर अप टू द 1 डिग्री 15 to 16। तो 1 डिग्री टेम्परेचर आपने क्या करना है जी, रेज करना है किसी 1 ग्राम वाटर का। 15 था, 16 करना है, तो 15 डिग्री से 16 डिग्री तक
कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी आपको देना पड़ेगी वो इसकी क्या होगी, हीट कैपेसिटी। और ये जल्दी शो नहीं होती, मैक्सिमम क्या होती रहती है, अब्सॉर्ब होती रहती है। कहां अब्सॉर्ब होगी, मैंने आपको बताया कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए क्या होती रहती है, इन्वॉल्व, ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको क्या किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। देखिए जी, वाटर थस वर्क एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर। तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में जब भी कोई थर्मल चेंज आ जाए, सडन कोई थर्मल चेंज आ जाए, तो फौरन आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना कि उस बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की वजह से इंटरनल ऑर्गन डैमेज ना हो जाए, एंजाइम डैमेज ना हो जाए, बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गेनेलिज है वो खराब ना हो जाए, उससे बचाने के लिए वाटर काम करता है। ये उस टेम्परेचर को फौरन क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, फौरन अब्सॉर्ब करके चेंज कम से कम शो करता है और बॉडी हमारी उस सडन थर्मल चेंज से क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। तो हमारी बॉडी में ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर क्या क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो हीट कैपेसिटी आपको समझ आ गई होगी कि बहुत ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब करके शो कम से कम करना, और उसकी प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई। वो स्टेटमेंट साइंटिफिक डेफिनेशन आपने प्रॉपर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हम हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वर्ड ही आपको बता रहा है, वेपराइजेशन स्टैंड्स फॉर कन्वर्ट करना इनटू वेपर्स। अब मैंने क्या किया, वही बर्फ जो मेरे पास जो गर्म हो रही थी, मैं उसको मजीद गर्म करके पानी जैसे ही बन गया, अब जीरो पे टेम्परेचर, जैसे ही पानी प्योर बन चुका है, आइस मेल्ट हो चुकी है, अब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो 1 2 3 4 बढ़ना शुरू होगा और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां तक चला जाएगा, 100 पे। तो याद रखिएगा, जब 100 पे टेम्परेचर चला जाए उसके बाद कॉन्टिन्यूसली आप उसे गर्म करते जाइए। कभी भी अगर पानी प्योर है तो टेम्परेचर 101 भी नहीं होगा। अब देखिए, आपको 15 मिनट हो गए गर्म करते करते, आधा बीकर जो है वो खाली हो गया, वेपर्स बन के, भाप बन के निकल गया, या सपोज कीजिए जी आप कहते हैं जी कि पूरे का पूरा बीकर खाली हो गया, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर जो है वो 101 डिग्री तक जाए। अगर पानी प्योर है तो वो इतना ज्यादा टेम्परेचर कहां जा रहा है, वंस अगेन बॉन्डिंग को ब्रेक कर रहा है, वंस अगेन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, वंस अगेन इतनी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, और वो अब्सॉर्ब होने वाली एनर्जी जो है वो चेंज में नहीं आ रही, टेम्परेचर शो नहीं हो रहा ऑन थर्मामीटर। तो ये असल में उसकी क्या है, हीट कैपेसिटी की प्रॉपर्टी है। सो आइए जरा देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या है। वाटर अब्सॉर्ब मच हीट एज इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जरा चेक कीजिएगा, यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपको शो हो रहा है, ये एक आइस है मेरे पास। अब इस आइस का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे ये मेल्ट होती जाएगी, और मेल्ट होती होती किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। अगर आप पहले वाली स्लाइड देखिए, इस स्लाइड में पहले वाला ब्लॉक देखिए जहां लिखा है लेटेंट हीट, यहाँ पे क्या था, आइस की फॉर्म जो है वो प्रॉपर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई, तो आइस यहाँ पे क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही थी, लेकिन टेम्परेचर देखिए ऊपर आपको शो हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उससे ऑनवर्ड देखिए, जैसे ही वो मेल्ट हो गया तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, 1 2 3 4, और मैक्सिमम कहां तक चला जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड ब्लॉक में मैं आ गया हूं, जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, अब यहाँ पे आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइल होना शुरू होगा। आप टेम्परेचर देते जाइए, तो चेक कीजिए उससे आगे फिर टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल स्टेबलाइज है। इट मीन दैट कि थर्ड ब्लॉक के अंदर टेम्परेचर कभी भी नहीं बढ़ेगा, इवन सारे का सारा पानी जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी ज्यादा हीट ये क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब किए जा रहा है विदाउट शोइंग इट्स नॉर्मल टेम्परेचर। अब चेक कीजिएगा, लेटेंट हीट जो थर्ड ब्लॉक में लिखी हुई है वो आपको शो कर रही है जी 2257 किलो जूल। इतनी ज्यादा ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर गया है जब ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। सो हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया और वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। तो इसी तरह ये मैंने डायग्राम एग्जाम्पल आपको बता दी थी कि बीकर के अंदर आप थर्मामीटर लगाइए, वाटर रखिए, बॉयल कीजिए, टेम्परेचर 100 तक तो जाएगा, उससे आगे कभी नहीं जाएगा, और उसके बाद वेपर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और सारी एनर्जी किसमें यूज होना शुरू हो जाएगी, वेपर्स में, यानी फॉर्म को चेंज करने में। सो डेफिनेशन क्या है प्रॉपर साइंटिफिक, कैलोरीज अब्सॉर्ब पर ग्राम वेपराइज। तो 1 ग्राम वाटर को वेपर्स बनने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हमारे पानी की, यानी कि 1 किलोग्राम पानी है और उसे आप वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो इट रिक्वायर 574 किलो कैलोरी। ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ MCQ, ताकि जो है अगर
टिपिकल इस तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू वाला आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। सो इतनी किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो यूज कर जाता है। अब वेपराइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर तो मैं एनिमल लाइफ में आऊं तो स्वेटिंग होती है जी हमारे पास समर सीजन में। अब वो स्वेटिंग क्यों होती है? जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए और वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करने की कोशिश करे, तब हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है ताकि लोअर किया जाए बॉडी के टेम्परेचर को, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाए ताकि वो हाई टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल वो आपकी बॉडी को डैमेज ना करे। बिल्कुल इसी तरह प्लांट के अंदर क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होती है। वो ट्रांसपायरेशन से जब वाटर को लॉस किया जाता है तो वो प्लांट के लिए क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। सो वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। एक जो है वो एक छोटी सी नीचे वाली स्टेटमेंट अगर आप देखिए तो यहाँ पे शो किया जा रहा है, सपोज कीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है, उस 1 लीटर पानी का मतलब 1000 आपके पास क्या होंगे, ml होंगे। उसमें से 2 ml का पानी आपने वेपराइज बना के क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया इन एयर। तो रिमेनिंग जो आपके पास 998 होगा वो क्या करेगा, 1 डिग्री टेम्परेचर क्या कर जाएगा, लो कर जाएगा। तो बताना ये मकसूद था कि जैसे जैसे वेपर्स बनते हैं टेम्परेचर क्या होता रहता है, लो होता रहता है। बॉडी के लिए एक कूलिंग इफेक्ट जो है और सिस्टम के लिए भी कूलिंग इफेक्ट क्या करता रहता है, जनरेट। हाई जितने वाले होंगे वो क्या करते रहेंगे, देन दे विल ट्राई टू एस्केप देमसेल्फ। सो आयनाइजेशन ऑफ द वाटर। अब आयनाइजेशन वर्ड ही आपको बता रहा है आयोन्स में कन्वर्ट होना। वाटर को जरा आयोन्स में कन्वर्ट कीजिए, इक्वेशन आपको नजर आ रही है, किसमें जाएगा, OH माइनस में और H प्लस में। अब ये है आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर। अब स्टूडेंट वाटर कन्वर्ट होता है H प्लस में और OH में। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, याद रखिएगा ये H और OH जो है वो डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बेशुमार एंजाइम्स है जिन्हें एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए H प्लस चला जाएगा, जिनको बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए OH चला जाएगा। तो इस तरह pH को मेंटेन रखने में, रिएक्शंस को कंटिन्यू करने में, एंजाइम की एक्टिवेशन में ये आयोन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा आपने सॉल्युबिलिटी पढ़ा तो सॉल्युबिलिटी में भी इन्हीं आयोन्स का रोल था। ये क्या करते हैं, पोलर को और आयनिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब स्टूडेंट अगर रूम टेम्परेचर है जो कि नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। जितने OH आयोन्स होते हैं उतने H प्लस आयोन्स होते हैं और ये अपने आप को कन्वर्ट करते रहते हैं इनटू वाटर और वाटर कन्वर्ट कर देता है इनटू आयोन्स। तो इक्विलिब्रियम क्या रहता है, मेंटेन। और अगर हम इनकी वैल्यू निकालें तो वो कितनी होती है, हर एक की वैल्यू 10⁻⁻⁷ होती है, जिसे आप जो है वो फाइनल जब करते थे समराइज तो वो निकलती थी 7 pH और 7 POH। तो हाइड्रोजन की पावर जो है वो 7 और हाइड्रो ऑक्साइड की पावर भी आपके पास क्या होती है, 7। और फिर आप इक्वेशन बना देते हैं pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो 14 में 7 H की है और 7 क्या है, OH की है। तो इस तरह ये जो है पानी आयनाइज फॉर्म में भी आपकी बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। वाटर बड़ा अच्छा इफेक्टिव एक लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट स्टैंड्स फॉर रिड्यूस द फ्रिक्शन। आपकी आईज के अंदर टीयर ग्लैंड होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो आपकी रबिंग होती है इससे जो डैमेजिंग इफेक्ट होना है उससे आपकी बॉडी को क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इस तरह बॉडी की सराउंडिंग में, कुछ इंटरनल ऑर्गन की सराउंडिंग में एक क्वेश्चन बना दिया जाता है ताकि क्या किया जाए, उसे जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। मिसाल के तौर पे बेबी बिफोर बर्थ जब माँ के यूट्रस में क्या कर रहा होता है जी, वोम के अंदर, यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट कर रहा होता है, तो उसकी सराउंडिंग में एक सैक होती है जिसे आप एमनियोटिक सैक कहते हो, और वहां पे एक फ्लूइड होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। वो क्या करता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा होता है। तो इस तरह पानी डिफरेंट जगहों पर हमारे लिए क्या कर रहा है, बड़ा इफेक्टिव रोल कर रहा है। आइए जी नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है जी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। आज 2 हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। पहला वाटर आपने पढ़ लिया, होप सो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर हो गया, आपको समझ भी आ गई। अब हम करने जा रहे हैं जी कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट अकर अबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या वजह है इसकी अबंडेंस की होने की, देखिए जी आज के लेक्चर में आपको ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं वैसे भी गाइड कर दूं। पानी आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट था, अब कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि आप हमेशा बात करते हैं कि जी हमारी बॉडी को हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से आती है जी, डेफिनेटली
फूड से आती है, फूड ब्रेक किया जाएगा और एनर्जी रिसीव होगी। अब जब भी आप रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखते हैं, यानी फूड को ब्रेक करके एनर्जी को लेने की इक्वेशन लिखते हैं, तो हमेशा आप क्या लिखते हो, C6H12O6 प्लस O2 विल गिव्स अस CO2H2O एनर्जी। तो वो जो C6H12O6 है ग्लूकोज, वो बाय नेचर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आपकी बॉडी में जो फर्स्ट इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपकी बॉडी के लिए जो फर्स्ट इमीडिएट फ्यूल है, वो क्या होता है स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट होता है। फौरन आपकी बॉडी में आता है, इजीली ब्रेक होता है और आपकी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देता है। इसलिए ये हमारी बॉडी में अबंडेंट होता है, फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा और फौरन आपकी बॉडी को मैक्सिमम क्या देगा, एनर्जी देगा, ताकि उसे क्या किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। तो इस सेंस में ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑलमोस्ट हर पार्ट के अंदर पाया जाता है। अब अगर आप कार्बोहाइड्रेट के लफ्ज को देखो तो लफ्ज है कार्बो, कार्बन से निकला है, हाइड्रेट वाटर से निकला है। कार्बोहाइड्रेट का जो लफ्जी मतलब बन रहा है वो बन रहा है हाइड्रेटेड कार्बन, यानी पानी वाली कार्बन। व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए हाइड्रेटेड कार्बन, इसलिए क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर मैं कार्बन को साइड पे करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है वो क्या देखूं, कॉन्सेंट्रेशन देखूं, उनकी जो है वो परसेंटेज देखूं, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा इजीली कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो निकलेगी मॉलिक्यूल्स और एटम, मॉलिक्यूल के एटम्स की, वो एग्जैक्ट वही निकलेगी जो पानी वाली है। पानी में 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन, का 2:1 निकलती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ कार्बोहाइड्रेट के जो बेशुमार मॉलिक्यूल हैं, इनमें जब भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो देखेंगे तो वो क्या निकलेगी, वो हमेशा 2:1 निकलेगी। मिसाल के तौर पे मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल आपके सामने C6H12O6 और दूसरी एग्जांपल C5H10O5। तो स्टूडेंट C6H12O6 ग्लूकोज को बोलते हैं, C5H10O5 जो है वो राइबोज शुगर को बोलते हैं, जो कि आरएनए में होती है और डीएनए में एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए तो ये डीऑक्सी राइबोज बन जाती है। अब ये बड़ी कॉमन आपके पास मैंने क्या लिखी है, जो शुगर्स लिखी हैं। चेक कीजिएगा, मैं क्या करता हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर मैं 6 नंबर को, वैल्यू को मैं क्या कर दूं, कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बच गया, H2O, यानी 6 यहाँ पे क्या हो गए, वाटर के मॉलिक्यूल, तो 7 कार्बन ऐड है। बिल्कुल इसी तरह आगे भी मैं क्या करता हूँ, 5 को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा आपके पास 5 वाटर के मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद 5 कार्बन एटम। इसी वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेटेड कार्बन के एग्जैक्ट जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशियो निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, पानी वाली निकलेगी। तो आपको ऐसा किया जा सकता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दे और पूछे जी बताएं ये कार्बोहाइड्रेट है, तो आपने देखना अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 बन रही है तो वो बाय नेचर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। आइए जी नेक्स्ट चलते हैं जी, इसका जनरल फार्मूला। तो जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है वो है CxH2O(Y). अब स्टूडेंट इसमें X क्या है, X है जी नंबर ऑफ कार्बन एटम और Y क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पीछे वाली एग्जांपल दोबारा आपके सामने, ये देखिए जी, यहाँ पे ये आपने किया था तो यहाँ पे X क्या था 6, तो Y क्या था 6। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे X क्या था 5, तो Y क्या था, जो 5 था। तो ये इस तरह आपके पास जो है वो X आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कार्बन एटम और Y क्या आइडेंटिफाई करता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आइए जी नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी केमिकली क्या डेफिनेशन बनती है। तो केमिकली इसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट डिफाइन एज polyhydroxy aldehyde are ketone or complex substances which on hydrolysis yield polyhydroxy aldehyde or ketone subunit। तो ये डेफिनेशन बुकिश डेफिनेशन आपने बड़ी दफा रटी है। अब इसको जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज polyhydroxy। A poly stands for many, हाइड्रोक्सी स्टैंड्स फॉर OH, यानी ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें OH बेशुमार होंगे। उसके बाद अटैच होंगे या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है या फिर किसके साथ, कीटोन के साथ। और अब देखिए ये इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से मिलकर बन रहे हैं, अगर मैं इनको ब्रेक करता हूं तो रिसीव क्या होगा, यही सब्सटेंस। मिसाल के तौर पर मेरे पास पानी है, मैं कहता हूं जी पानी बना कैसे, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से। पानी को तोड़िए तो आएगा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वही तो चीजें बना रही हैं। तो जब ये एल्डिहाइड और कीटोन से बना है तो भाई ब्रेक करेंगे तो निकलेगा अभी क्या, एल्डिहाइड और कीटोन ऑन हाइड्रोलिसिस मीन ऑन ब्रेकडाउन, यानी जब ये अपने सिंपल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड क्या है,
कीटोन क्या है आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं। ये जो पहला आपको नजर आ रहा है कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, तो ये आपके पास जो है वो क्या है जी, ये है आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और आगे वाला अगर आप देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड आर, सिंगल बॉन्ड आर, यानी दो डिफरेंट वेरिएबल चीजें हो सकती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन। तो इस तरह हमारे पास जो है ये कीटोन या एल्डिहाइड के डेरिवेटिव होते हैं विच कंटेन अ लॉट ऑफ OH ग्रुप। सो आइए जी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। सेलुलोज ऑफ वुड जो है वो आपके पास, ये देखिए जी आपकी वुड के अंदर जो सेलुलोज है, कॉटन एंड पेपर जो हो गया, या आपके पास जो स्टार्च होती है प्लांट्स के अंदर या सीरियल्स के अंदर, ये सीरियल्स हो गए, रूट ट्यूबर्स वगैरह हो गई, यानी अंडरग्राउंड जो रूट अपनी फूड को स्टोर करती है, जो पोटैटो आपके पास बड़ी एक पेट एग्जांपल है वो रूट ट्यूबर में आती है, कैन शुगर और मिल्क शुगर वगैरह, ये आपके पास सारी कार्बोहाइड्रेट की कॉमन एग्जांपल है जो आप अक्सर जो है वो अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आइए जी जरा हम फंक्शन अगर देखें तो बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। स्ट्रक्चरल रोल आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ लिया था, फंक्शनल रोल आपका रेस्पिरेशन में है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बॉडी के लिए एनर्जी बनाएगा, और सेल वॉल भी बनाता है, जैसे भी आपने पढ़ा सेलुलोज। आइए जरा हम इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन में चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन में एक है हमारे पास मोनोसैकेराइड, मोनो स्टैंड्स फॉर सिंगल, सैकेराइड स्टैंड्स फॉर शुगर, सिंगल शुगर, ओलिगो, ओलिगो स्टैंड्स फॉर फ्यू, saccharide stands for sugar, yani few sugar molecule will be there, and the last one is poly, poly mean many, saccharide stands for sugar unit, so many sugar unit will be there। आइए जी मोनोसैकेराइड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, गौर से आपने पढ़ने हैं, एमसीक्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, दीज आर सिंपल शुगर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है वो बेसिक यूनिट है। दे आर स्वीट इन टेस्ट, इजिली सॉलेबल इन वाटर, तो पानी में बड़ी आसानी के साथ क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। स्वीट टेस्ट है, सिंपलेस्ट है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर, तो सिंपलर में, सिंपल शुगर में कभी भी आप कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि ऑलरेडी सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट है। अब हाइड्रोलिसिस और सॉलेबिलिटी बोथ आर डिफरेंट। जो मैंने ऊपर बोला इजीली सॉलेबल, उसका मतलब है ये अपने आयोन्स में डिवाइड होंगे और वाटर के साथ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे, और हाइड्रोलिसिस स्टैंड्स फॉर अपने जो है वो सिंपल में क्या होना जी, हाइड्रोलिसिस स्टैंड्स फॉर अपने सिंपल में क्या होना, कन्वर्ट होना। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी सर आपने कह दिया कि जी ये हाइड्रोलाइज नहीं हो रहे पानी में, और साथ आपने कह दिया कि ये सॉल्व हो रहे हैं, सो दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। होप सो आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये अपने सिंपल यूनिट में कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि ऑलरेडी क्या है, सिंपल है। ओके जी, जनरल फार्मूला जो है वो इनका वो क्या होता है, CH2ON। एग्जांपल देखिए जी, C6H12O6 हमारे पास ग्लूकोज है, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करता हूं इसके ऊपर, तो ये देखिए जी CH2O6, यानी मैंने कार्बन वाला 6 और साथ क्या है ऑक्सीजन वाला 6, और 6 2 12, तो 6 को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो अब भी देख लीजिए हाइड्रेटेड कार्बन एग्जैक्ट आपके पास शो हो रही है, और फार्मूला भी मैंने आपको अप्लाई करना सिखा दिया। इसी तरह आप C5H10O5 के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी डिफरेंट जो आपके पास मोनोसैकेराइड है उनके ऊपर ये फार्मूला आप अप्लाई करके देख सकते हैं, यही जनरल फार्मूला मोस्टली निकलेगा। सो ऑल कार्बन एटम इन मोनोसैकेराइड कंटेन OH। मैंने पहले कहा था ये कंपाउंड कौन से हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी बेशुमार OH ग्रुप होंगे। जब बेशुमार OH ग्रुप होंगे जब भी तो आपने इन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी कहा। तो आखिरी लाइन गौर से सुन लीजिए कि मोनोसैकेराइड में हर कार्बन के पास क्या होगा, OH ग्रुप होगा, एक्सेप्ट ऑफ दी वन। तो वो एक कौन सी है जिसके पास OH नहीं होगा, तो सारे बच्चे नोट कर लीजिए, वो फंक्शनल ग्रुप वाली होगी जिसके पास OH ग्रुप नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि वो फिर कैटिनेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी। जो एक वैलेंसी है वो कैटिनेशन में इन्वॉल्व हो जाती है फंक्शनल ग्रुप की। एल्डिहाइड की एक वैलेंसी है, जबकि कीटोन के अंदर 2 फ्री थे, वो कैटिनेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसलिए उनके साथ OH अटैच नहीं होता। उस एक कार्बन के अलावा बाकी हर कार्बन के पास होगा OH। आइए जी कुछ जो है मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उनमें एल्डो और कीटो। अब ये क्या है, आपने पीछे पढ़ा था कि इनमें या तो एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। तो मोनोसैकेराइड में अगर एल्डो का वर्ड आ गया है इसका मतलब उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, और अगर कीटोन का वर्ड आ गया है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। सो एल्डिहाइड में ये देखिए जी एक डायग्राम आपको शो हो रही है,
एल्डिहाइड फॉर्म है। और इसमें ये जो CHO है ये बेसिकली क्या है, ये है जी इसका एल्डिहाइड। और ये आपके पास कीटोन का जो है वो ट्राइओसिस शुगर शो हो रहा है, और इसमें ये जो है ये आपके पास क्या है जी, कीटोन है। तो स्टूडेंट अगर कीटोन आ जाए तो कीटोनिक शुगर, और अगर एल्डिहाइड आ जाए तो एल्डो शुगर। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर। आइए जी जरा मजीद क्लासिफिकेशन में चलते हैं। तो मोनोसैकेराइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 7। 3 वाले को ट्रायोसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का इंटरमीडिएट है। अब स्टूडेंट इंटरमीडिएट क्या होता है, ऐसी सब्सटेंस जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बने और फाइनली जो है वो दोबारा किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट हो जाए, उसकी फाइनल एग्जिस्टेंस ना हो, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो ये हमारे पास क्या है जी, इंटरमीडिएट। तो याद कीजिए जब आप ग्लूकोज को ब्रेक करते हो तो पहले पायरुविक एसिड बनता है, वो C3 है, फिर वो फर्दर ब्रेक होता है। अब जरा उलट आ जाइए, फोटोसिंथेसिस कीजिए तो कैल्विन साइकिल में फाइनली आपके पास शुगर बनी थी, तो वहां ट्रायोसिस बनती है, 2 ट्रायोसिस को जोड़ के फिर हेक्सोज शुगर बनाई जाती है। तो इस तरह इंटरमीडिएट है, यानी जो रिएक्शन में बनेगा और फाइनली अगले रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। सो C4 टेट्रोसिस शुगर बड़ी रेयर है और ज्यादातर ये किन में होती है, बैक्टीरिया वगैरह में। C5 पेंटोज शुगर है, मोस्ट कॉमन आपके पास राइबोस शुगर जो कि डीएनए में डीऑक्सी की फॉर्म में और आरएनए में एग्जैक्ट राइबोस की फॉर्म में। C6 हेक्सोज शुगर, मोस्ट फेमिलियर आपके पास ग्लूकोज है, मोस्ट फेमिलियर आपके पास फ्रुक्टोज है जो आप डाइट में भी इसे यूज करते हैं। और C7 हेप्टोज है, ये भी इंटरमीडिएट है, कैल्विन साइकिल के अंदर बनती है। तो ये आपको याद रहनी चाहिए कि C3 वाले को ट्रायोसिस, फिर टेट्रोसिस, पेंटोसिस, तो ये आपको मालूम होने चाहिए और कहां कहां ये पाए जाते हैं। आइए जरा इनकी डायग्राम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रायोसिस शुगर। तो जो पहले वाला ट्रायोसिस शुगर है, नेम याद रखना है आपने, इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड और ये एल्डो है। और सामने जो दूसरा ये कीटो शुगर है, इसका नाम क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये दोनों इंटरमीडिएट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, जब वो स्प्लिट होता है 6 कार्बन वाला कंपाउंड, तो एक तरफ आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड बनता है, तो एक तरफ आपके पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि दोनों इंटरमीडिएट हैं। और एल्डिहाइड और ग्लिसरॉल दोनों का जो फॉर्मूला है ग्लिसरल्डिहाइड का और जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का, ये आपको याद रहने चाहिए। डायग्राम देख के आपको समझ आ जाए कि ये कौन से हैं। नेक्स्ट जी पेंटोज शुगर, यहां मैं वही वाले आइडेंटिफाई कर रहा हूं जो आपके सिलेबस में शामिल है। पेंटोज शुगर पहले वाला जो आपको नजर आ रहा है, तो चेक कर लीजिए, बिल्कुल शुरू में आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जो एक उसका बॉन्ड फ्री था वो कैटिनेशन में इन्वॉल्व हो गया। हर कार्बन के पास देख लीजिए OH है, सिवाय फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के। अभी मैं राइबोस की बात कर रहा हूं, सारे OH एक साइड पे है, तो ये आपके पास राइबोस शुगर है। ये बात भी आपने गौर में रखनी है, OH सारे एक साइड पे होने चाहिए। अगर मैं एक आधा OH भी लेफ्ट साइड पे ले जाता हूं तो कंपाउंड आपके पास राइबोस नहीं रहेगा, आल्दो फार्मूला वही रहेगा, कंपाउंड डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके जो डिफरेंट आइसोमर होते हैं वो जस्ट डिपेंड करते हैं OH की लोकेशन के ऊपर। तो अगर आपने नीचे राइबोस लिखना है तो OH सारे एक साइड पे होने चाहिए, राइट साइड पे, और ये सारे लेफ्ट साइड पे होने चाहिए। अगर चेंज हो गया तो नीचे कभी राइबोस ना लिखेगा, पेंटोज शुगर लिखेगा। आइए जी उसके सामने वाला राइबुलोज, ये भी 5 कार्बन है, लेकिन अब की बार ये कीटोनिक है। तो कीटोन सेकंड कार्बन देख लीजिए, डबल बॉन्ड O, जो 2 बॉन्ड फ्री थे वो उसने कैटिनेशन में इन्वॉल्व कर लिए, एक कार्बन 1 के साथ और एक कार्बन 3 के साथ। तो सिर्फ इसके पास OH नहीं है, बाकी सबके पास OH है। आइए जरा जी नेक्स्ट, रिंग स्ट्रक्चर। अब याद रखिएगा एक बहुत बड़ा कैरेक्टर ये है कि जब भी मोनोसैकेराइड को हम लेके जाते हैं इन एक्वस मीडियम, तो वो क्या करते हैं, एक क्लोज रिंग बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास है राइबोफ्यूरानोज। ये क्या है, अगर मैं जो राइबोस शुगर है उसको मैं एक्वस मीडियम में ले जाऊं तो ये एक 5 कॉर्नर वाला रिंग बनाती है। इस 5 कॉर्नर वाले रिंग को आप गौर से देख लीजिए, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे राइबोफ्यूरानोज कहते हैं। चेक कर लीजिए, एक कार्बन रिंग से बाहर है, तो MCQ आ सकता है कि राइबोफ्यूरानोज कंटेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन क्लोज रिंग, तो नीचे ऑप्शन दे देता है। तो रिंग के अंदर जो है वो आप चेक कर लीजिए 4 कार्बन हैं,
एक कार्बन बाहर है तो आपने गलती से 5 नहीं लगा देना, कार्बन 5 है। रिंग के अंदर जो है वो कितनी इन्वॉल्व है, रिंग के अंदर इन्वॉल्व है हमारे पास 4, 5 भी बाहर है। ये स्ट्रक्चर आपको स्केच करना, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए ग्लूकोपायरानोज। अब ये क्या होता है, अगर मैं ग्लूकोज को एक्वस मीडियम में डाल दूं तो ये जो क्लोज रिंग बनाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्लूकोपायरानोज। ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। इसमें भी देख लीजिए रिंग के अंदर 5 इन्वॉल्व है, छठा रिंग से बाहर है। तो आपको याद रहना चाहिए ये स्ट्रक्चर कि जी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर कैसा था और राइबोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर कैसा था। और अगर स्ट्रेट चेन में आए तो याद रखिएगा एल्डो में जो फर्स्ट कार्बन का O होता है वो सेकंड लास्ट कार्बन के साथ जो है वो लिंकेज डेवलप करता है ताकि क्लोज रिंग को क्या किया जाए, बनाया जाए। अब जरा ग्लूकोज देखिएगा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है। कार्बन नंबर 3 का OH एक साइड पे है, अगर मैं सारे OH एक साइड पे कर दूं, सारे H एक साइड पे, तो कभी भी आपने यहाँ ग्लूकोज नहीं लिखना है कि हेक्सोज शुगर लिखना है। इसके कई आइसोमर्स हैं, मिसाल के तौर पर ग्लैक्टोज इसका आइसोमर है, मैनोज इसका आइसोमर है। कंपाउंड बिल्कुल क्या होगा जी, डिफरेंट। फॉर्मूला क्या होगा जी, सेम। तो सिर्फ OH को आगे पीछे करने पर आप इसके क्या बनाते जाएंगे, कंपाउंड बनाते जाएंगे। अगर आपने ग्लूकोज लिखना है तो जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, थर्ड का OH जो है वो क्या होना चाहिए, एक साइड पे होना चाहिए। तो ये हेक्सोज शुगर है। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, वो आपको नजर आ रहा है बिल्कुल एक ब्लू शेप में और कलर में, और जो कार्बन है 5 उसका जो OH है वो आपको नजर आ रहा है जी एक जो है वो रेड शेप में। असल में होगा क्या कि ये O इन्वॉल्व होगा OH के साथ बॉन्डिंग में ताकि क्लोज रिंग बनाया जाए। अगर रिंग गौर से देखिए, ये आपको नजर आ रहा है क्लोज रिंग, एक कार्बन बाहर है, बाकी कार्बन अंदर है। फर्स्ट कार्बन पे अगर आप गौर कीजिए OH नीचे है। ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट कार्बन का OH क्या हो, ऊपर हो। तो ये बात आपने गौर से सुननी है, MCQ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो OH नीचे है तो फॉर्म को बोलते हैं अल्फा फॉर्म, और अगर तो OH ऊपर है तो फॉर्म को क्या बोलते हैं, बीटा। याद रहेगा जी, पहली कार्बन का OH नीचे होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अल्फा, और अगर OH ऊपर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा। और एक और बात यहाँ पे मैं बताता चलूं, अगर कार्बन 4 का OH ऊपर कर दे, कार्बन 4 का, तो आपके पास क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज बन जाएगा। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन, रिंग, और रिंग की भी आगे फॉर्म आपको समझ आ गई। आइए इसी तरह राइबोज शुगर देखते हैं, ये आपके पास स्ट्रेट चेन है, और अगर मैं इसके रिंग बनाऊं तो रिंग आपने पहले भी देखा था, अगर OH नीचे होगा तो अल्फा, और अगर OH ऊपर होगा तो बीटा। और ये नीचे देखिए जी, इसकी आगे 2 फॉर्म होती हैं, एक प्योर राइबोज और एक होती है डीऑक्सीराइबोज, जो हम कहाँ यूज करते हैं, DNA में। अब डीऑक्सीराइबोज में अगर आप गौर कीजिए तो दोनों में डिफरेंस होगा कार्बन नंबर 2 के ऊपर। कार्बन नंबर 2 इन राइबोज OH और H, जबकि इन केस ऑफ हमारे पास डीऑक्सी दोनों तरफ क्या होता है, H, एक O की क्या होती है, डेफिशिएंसी। तो फार्मूला डीऑक्सी में क्या बन जाएगा, C5H10O4। ये बातें आपको याद रखनी है। ये देखिए जी, फ्रुक्टोज हमारे पास कीटो शुगर है और ये हेक्सोज शुगर है। फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, और इसमें भी थर्ड कार्बन का OH एक साइड पे होता है, तो एक साइड पे देख लीजिए OH अगर नीचे है तो अल्फा, OH अगर दूसरी तरफ है तो बीटा। अब यहाँ पे MCQs का पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि जब कीटो होगा तो वो जितनी कार्बन हैं उससे एक कम वाला रिंग बनाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए 6 कार्बन है, लेकिन रिंग कौन सा बन रहा है, 5 कार्बन का। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो रिंग में कॉर्नर ऑक्सीजन ले जाएगी, बाकी जो 4 कॉर्नर बचते हैं वो कार्बन ले जाएगी, 2 कार्बन बच गई। तो आप चेक लीजिए, कर लीजिए, कार्बन नंबर 6 भी रिंग से बाहर है, कार्बन नंबर 1 भी रिंग से बाहर है। तो इसके मुतालिक आपके पास MCQ आ सकता है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर आउटसाइड इन द क्लोज रिंग ऑफ द फ्रुक्टोज। तो 2 बाहर होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, 1 वाली भी और 6 वाली भी। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड कार्बन जो है वो सेकंड लास्ट के साथ बॉन्ड बनाएगी क्लोज रिंग करने के लिए, तो 6 भी बाहर आ जाएगा, 1 भी बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट जी, ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कितनी होती थी, 0.8%, और ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में एनर्जी के लेवल को मेंटेन रखने के लिए। कार्बोहाइड्रेट आता कहां से है, याद रखिएगा, कोई भी एनिमल इस काबिल नहीं है कि वो फोटोसेंसिस करके खुद क्या कर सके जी, फूड बना सके। सिर्फ प्लांट के अंदर ही एबिलिटी है, वो फोटोसेंसिस करके फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ रिजल्ट है किसका,
फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस होगी तो बनेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। सो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ प्लांट बना सकते हैं, एनिमल को प्लांट से रिसीव करना है। आइए जी जरा ये नीचे देख लीजिए, 10 ग्राम अगर बनाना है पौधे ने ग्लूकोज तो 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी वो यूज कर जाता है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए एमसीक्यू के लिए। आइए जी एमसीक्यू करते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर अल्फा जो है वो अल्फा राइबोस, बीटा बीटा राइबोस, सी डीऑक्सीराइबोस, डेल्टा फ्रुक्टोज। तो बच्चों ने कंफर्म ये राइबोस ही समझनी है। गौर कीजिए 2 कार्बन बाहर हैं, जब 2 कार्बन बाहर है तो ये फ्रुक्टोज है, तो डेल्टा ऑप्शन थी आपके पास। नेक्स्ट आते हैं जी ओलिगोसैकेराइड की तरफ। सो ओलिगो मीन फ्यू, सैकेराइड मीन शुगर, तो मोनोसैकेराइड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ओलिगोसैकेराइड। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है फ्रॉम द प्रीवियस वन। सो क्या होगा, नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, वहां था नंबर ऑफ कार्बन एटम, अब की बार क्या आ गए नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। तो वो कितने होते हैं, फ्रॉम 2 to 10। आइए जी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट, पहले वाले मोर स्वीट, ये लेस स्वीट। कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट लेस सॉल्युबल इन वाटर, कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गए तो सॉल्युबिलिटी भी पहले से क्या होगी, कॉम्प्लेक्स। ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड मोनोसैकेराइड, पहले वाले आपने कहा था कि वो नहीं होते, यहां मैं कह रहा हूं जी ये हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, यानी ये अपने सिंपल में कन्वर्ट हो सकते हैं क्योंकि दे आर फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ द मोनोसैकेराइड। तो भाई आप इनकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, क्या रिसीव होगा, मोनोसैकेराइड रिसीव होगा। जनरल फार्मूला CnH2ON-1, चेक कर लीजिए, ये प्रूव भी किया हुआ है। C12H22O11 आपके पास सुक्रोज है, और ये चेक कीजिए जी उसका फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करके दिखाया हुआ जनरल फार्मूला, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह एक दो और आप ओलिगोसैकेराइड ले लीजिए और ये जनरल फार्मूला अप्लाई करके देख लीजिएगा। अब हमने कहा ओलिगो बना कैसे है, बाय द जॉइनिंग ऑफ दी मोनोसैकेराइड। तो स्टूडेंट वो जो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान एक बॉन्डिंग फोर्स होती है जो कि कोवलेंट बॉन्ड होता है। उस कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन की लिंकेज होती है। ये आपने याद रखना है, COC, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड, वो बना के भी दिखाते हैं जी आपको। आइए जी जरा, जो मोस्ट फेमिलियर ओलिगोसैकेराइड है वो डाइसैकेराइड है। अब डाइसैकेराइड क्या होगा, अगर तो 2 मोनोसैकेराइड जुड़ रहे हैं तो डाई होगा, और अगर 3 जुड़ रहे हैं तो ट्राई होगा, 4 जुड़ रहे हैं तो टेट्रा होगा। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, डेका, 10 तक, क्योंकि अभी आपने पढ़ा मोनोसैकेराइड 2 से लेकर 10 तक होंगे तो ओलिगो बनेगा। तो इस तरह हम उसकी क्या कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। जो मोस्ट फेमिलियर है हमारे पास वो है जी डाइसैकेराइड। माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये फूड के सोर्स के तौर पे आप क्या करते हो जी, यूज करते हो। आइए जी जरा हम देखते हैं इनकी फॉर्मेशन। अब ये आपने गौर से देखनी है, एमसीक्यू के पॉइंट यहां से शुरू हो जाएंगे। माल्टोज फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ द 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C12H22O11, 2 ग्लूकोज जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, माल्टोज। नीचे चेक कर लीजिए 2 ग्लूकोज जोड़े हैं, ये जो ग्लूकोज जोड़े हैं इनमें देख लीजिए कार्बन 1 और कार्बन 4 इन्वॉल्व है, तो लिंकेज आपको पता होनी चाहिए 1,4 लिंकेज है। और देख लीजिए दोनों के OH नीचे है तो अल्फा है, तो अल्फा 1,4 लिंकेज ग्लूकोज की हो तो माल्टोज बनेगा। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट है जी आपके पास लैक्टोज। लैक्टोज कैसे बनता है, बाय द जॉइनिंग ऑफ द ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। अब ग्लैक्टोज और ग्लूकोज क्या है, मैंने आपको बताया था, कार्बन 4 का अगर मैं क्या कर दूं, OH ऊपर कर दूं तो क्या बन जाएगा, ग्लैक्टोज। तो चेक कर लीजिए, पहला आपके पास ग्लैक्टोज है, 4 कार्बन का OH ऊपर, और इसका पहले का OH ऊपर है तो बीटा, आगे वाली ग्लूकोज OH ऊपर तो क्या है जी आपके पास बीटा। तो 1 और 4 लिंक कर रहे हैं, लेकिन आप गौर कर लीजिए लिंकेज कौन सी है जी, बीटा की है, तो ये 1,4 बीटा लिंकेज है। जनरल फार्मूला C12H22O11, तो आपके पास माल्टोज था 1,4 अल्फा लिंकेज, अब की बार 1,4 बीटा लिंकेज। ये आपने भूलना नहीं है, हर दफा वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल अगर कॉम्प्लेक्स जुड़ रहे हो, 2 मॉलिक्यूल अगर सिंपल जुड़ रहे हो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करें, तो याद रखिएगा इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। अब यहाँ कंडेंसेशन हो रही है। नेक्स्ट देख लीजिए सुक्रोज।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जो कि शुगर कैन में आपको इजीली रिसीव होता है, और आपके पास स्टेबल शुगर जिसे आप चीनी कहते हैं उसकी ये एग्जांपल है। अब ये बनता कैसे है? ग्लूकोज को और फ्रुक्टोज को बनाने से। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज आपके पास एल्डो शुगर, फ्रुक्टोज आपके पास कीटो शुगर, दोनों के दरमियान बॉन्डिंग होगी, और बॉन्डिंग होकर आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? आपके पास बनेगा सुक्रोज। ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रुक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, जो फर्दर रिड्यूस हो सकती है, रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकती है, हाइड्रोलिसिस वगैरह रिएक्शन वगैरह में इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास जो नेक्स्ट बनेगी वो सुक्रोज, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब कैसे बनेगी जरा गौर से देखिएगा। ये आपके पास ग्लूकोज है, OH नीचे तो अल्फा है, ये आपके पास फ्रुक्टोज है, OH ये शिफ्ट करके जो है वो 180 के एंगल पे रोटेट किया हुआ है। तो जो आपको नजर आ रहा है OH, वो असल में कार्बन नंबर जो है वो 1 है। अब जी OH नीचे है तो ये भी क्या है? अल्फा, यानी अल्फा ग्लूकोज अल्फा फ्रुक्टोज, तो लिंकेज क्या होगी? अल्फा की। लेकिन 1 जो है वो इन्वॉल्व है ग्लूकोज का, और 2 कार्बन इन्वॉल्व है फ्रुक्टोज का। तो लिंकेज हमारे पास देखिए जी, एक अपना OH देगा, एक अपना H देगा, क्या बनेगा आपके पास जी? सुक्रोज। और लिंकेज हमारे पास क्या होगी जी? 1 2 अल्फा की, और एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यानी एग्जाम्पल किसकी हो गई? कंडेंसेशन की। आइए जी जरा एमसीक्यू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बीटा 1 फॉर लिंकेज? तो माल्टोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो अभी आप देख के आए थे कि जो 1,4 लिंकेज थी वो बीटा वाली, वो लैक्टोज के अंदर थी, ठीक है जी। और माल्टोज के अंदर अल्फा थी, सुक्रोज के अंदर भी अल्फा थी। आइए जी नेक्स्ट बात करते हैं। विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ह्यूमन बॉडी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड वाटर। तो डेफिनेटली जी, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक देखूं तो ऑर्गेनिक में आप कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे, इनऑर्गेनिक देखूं तो आप वाटर लगाएंगे। तो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो आप पानी ही लगाएंगे, क्योंकि वो 90% तक है। तो यहाँ पे आंसर आपके पास पानी आएगा। हाँ, अगर वो ऑर्गेनिक का वर्ड लिख देता तो फिर आप कार्बोहाइड्रेट लिखते। नेक्स्ट जी 3 में, in sucrose molecule which glycosidic linkage is present between glucose and fructose। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में लिंकेज कौन सी थी जी? 1 2 की लिंकेज थी, अभी आप करके आए हैं। नेक्स्ट जी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोज विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इन्वॉल्व था, तब आपके पास बनता था जी लैक्टोज, जो कि मिल्क के अंदर होता है। नेक्स्ट, पॉइंट आउट द वन दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द फ्रुक्टोज। तो कौन सी चीज फ्रुक्टोज के लिए ठीक नहीं है? नंबर 1 कीटो शुगर, तो कीटो तो वो है। मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड भी वो है। हेक्सोज शुगर भी है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी इसके अंदर होता है। तो यहां तो सारा कुछ ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पॉइंट आउट द वन दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द फ्रुक्टोज। तो कौन सी चीज फ्रुक्टोज के लिए ठीक नहीं है? कीटो शुगर, ये तो है जी। मोनोसेक्राइड, ये मोनो भी होती है। हेक्सोज शुगर, तो हेक्सोज शुगर भी है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होता, मोनोसेक्राइड है, सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं जी पॉलीसेक्राइड की। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स और मोस्ट अबंडेंट शुगर है जी आपके पास, फॉर्म बाय द सेवरल मोनोसेक्राइड। तो 2 से 10 तक जो थे वो ओलिगो थे। तो जब सेवरल हंड्रेड्स में चले जाएंगे, थाउजेंड में चले जाएंगे, तो वो आपके पास क्या होगा? पॉलीसैकेराइड होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स जी, यूजुअली ब्रांच और टेस्टलेस। तो पहला जो था वो आपके पास स्वीट था, दूसरा जो था वो लेस स्वीट था, और आखिरी आपके पास क्या हो गया? टेस्टलेस। हाईली मॉलिक्यूलर, इनका क्या होगा? वेट, क्योंकि 100,000 की मिकदार में क्या है जी? मोनोसेक्राइड है। स्पैरिंगली सॉलेबल, बहुत रेयर चांस है थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाए, अदरवाइज ये क्या होते हैं? इनसॉलेबल होते हैं। जनरल फार्मूला CxH2O बनता है। कैन बी हाइड्रोलाइज, क्योंकि दे आर फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ द मोनो। तो भाई जब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मोनो बनेगा। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, एगर, पैक्टन, काइटन, हेमिसेलुलोज, ये सारी इनकी क्या है? एग्जांपल। आइए जी स्टार्ट करते हैं विद स्टार्च। स्टार्च क्या होता है जी? फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड एंड ट्यूबर। याद रखिएगा कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो फूड रिजर्व होती है वो क्या होती है? वो होती है जी स्टार्च। और प्लांट को खाकर एनिमल गुजारा करते हैं, तो एनिमल के लिए जो फूड का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या होती है? स्टार्च ही होती है। अब स्टार्च बनती कैसे है? स्ट्रेट में
अल्फा 1,4 लिंकेज ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, और क्या होगा 1,6 लिंकेज के साथ इनकी क्या होगी, ब्रांच भी होगी। तो यानी ये ब्रांच भी हो सकते हैं। आइए जी जरा, अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या रिसीव होगा, ग्लूकोज, यानी यहाँ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सारे सेम मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सारे ग्लूकोज हैं, ऐसे को बोलते हैं होमोपॉलीमर। लेकिन अगर ग्लूकोज के अलावा और भी मोनोसेक्राइड हो उसे बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। हेमीसेलुलोज हेट्रोपॉलीमर है, काइटन जो है हेट्रोपॉलीमर है, एगर, डेक्स्ट्रिन, ये सारे पैक्टिन, ये सारे आपके पास हेट्रोपॉलीमर हैं क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट सब यूनिट्स हैं। आइए जी, स्टार्च दो फॉर्म की होती है, एक को अमाइलोज बोलते हैं जो कि आपके पास अनब्रांच है, एक को जो है अमाइलोपैक्टिन बोलते हैं जो ब्रांच है, दोनों में ग्लूकोज है। ये पहले वाली जो है वो हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, दूसरे वाली ना हॉट में ना कूल में, दोनों में डिसॉल्व नहीं होती। तो आपको याद रखना है लिंकेज कौन सी थी, फॉर्म कौन सी है, कौन सी अनब्रांच, कौन सी ब्रांच, और कौन सी किस कंडीशन में डिसॉल्व होती है, एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट है जी, स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। तो आपने लैब्स के अंदर अक्सर टेस्ट किया होगा, जब भी आयोडीन अप्लाई करते हो ये क्या करती है, ब्लू कलर देती है। नेक्स्ट, ये आपको नजर आ रहा है, जो फर्स्ट चेन आपको नजर आ रही है बिल्कुल अनब्रांच, ये आपके पास अमाइलोज है, नीचे वाली ब्रांच 6 कार्बन के साथ ब्रांच निकल रही है, ये आपके पास क्या है, अमाइलोपैक्टिन यानी कि ब्रांच है। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन की बात करते हैं। ग्लाइकोजन क्या होता है, आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ये चीफ फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, किसके अंदर, एनिमल के अंदर, क्योंकि जब भी एनिमल अपने अंदर फूड को रिजर्व करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। तो ग्लाइकोजन जो है वो हमारे मसल्स में है, लीवर्स में है, और हाईली इनसॉल्युबल है, और याद रखिएगा हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर भी है, ये ज्यादा ब्रांचेस बनाता है एज कंपेयर टू स्टार्च। और बना किससे है, ग्लूकोज से, तो ब्रेक होगा तो क्या देगा, हमेशा ग्लूकोज। और याद रखिएगा स्ट्रेट चेन जब बनेगी 1,4 और जो ब्रांच निकलेगी वो 1,6, ये लिंकेजेस आपको याद रहनी चाहिए, एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जी, आल्सो इट आल्सो यील्ड ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस, पहले भी बता दिया। गिव रेड कलर विद आयोडीन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। आइए जी लास्ट की तरफ चलते हैं, सेलुलोज। तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो नेचर में है वो आपके पास क्या होती है जी, सेलुलोज होती है। कॉटन इसकी प्योर फॉर्म है, प्लांट की सेल वॉल में होती है, बीटा 1,4 लिंकेज है, पीछे 1,4 लिंकेज अल्फा चलती थी, अब बीटा है। याद रखिएगा अल्फा और बीटा लिंकेज में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो बीटा होती है। तो अगर आपसे पूछ ले जाए कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है 1,4 बीटा के 1,4 अल्फा, तो बीटा वाला यानी सेलुलोज सबसे ज्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ग्लाइकोजन, एज कंपेयर टू स्टार्च। सो नेक्स्ट जी, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, होमोपॉलीमर हो गया। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक इसको डाइजेस्ट नहीं करता, तो फिर हमारे ट्रैक में ये क्या करेगा, फिर हमारे ट्रैक में ये डाइटरी फाइबर का काम करेगा ताकि वेस्ट मटेरियल को क्या कर सके, जो है वो बॉडी से रिमूव कर सके। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है या कुछ और हमारे पास जो है हर्बीवोर्स, वो आसानी से इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। उनकी वजह क्या है, असल में उनकी गट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यीस्ट वगैरह या कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, वो सेलुलेज नामी एंजाइम रिलीज करते हैं जो सेलुलोज को क्या करता है, डाइजेस्ट। और याद रखिएगा ये आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। आइए जी, सेलुलोज, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, कई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो फाइबर बनते हैं, कई फाइबर जुड़ते हैं तो एक जो है वो सेलुलोज का माइक्रोफिब्रल बनता है, कई माइक्रोफिब्रल जुड़ते हैं तो मैक्रोफिब्रल बनता है, करते करते आपके पास एक प्रॉपर वुड की फॉर्म बनती है। आइए जी जरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड बीटा ग्लूकोज, तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, तो सेलुलोज बीटा देता जी, अभी आप पढ़ के आए हैं। सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली ब्रांच, तो सबसे ज्यादा ब्रांच अभी पढ़ा था वो कौन सा होता है आपके पास, ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट है जी, विच वन कंटेन स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो बीटा लिंकेज यानी सेलुलोज, चार्ली ऑप्शन बनता है जी। फोर, विच वन इज हेट्रोपॉलीमर, तो जिसमें डिफरेंट सब यूनिट होंगे वो आपका हेट्रोपॉलीमर होगा। स्टार्च सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लाइकोजन सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हेमीसेलुलोज भी आपके पास जो है वो क्या है जी, हेट्रो है, तो हेमीसेलुलोज जो है वो इसकी ऑप्शन में आपका क्या बनेगा जी, आंसर बनेगा। डेल्टा यहाँ पे सेलुलोज है, तो सेलुलोज भी आपके पास क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है। नेक्स्ट ही हम चलते हैं फिफ्थ की तरफ, आइडेंटिफाई द डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड कौन सा है, काइटन पॉली है जी।
फ्रुक्टोज मोनो है जी, सुक्रोज डाई है जी, ग्लूकोज मोनो है। तो चार्ली ऑप्शन नेक्स्ट। इन ह्यूमन बॉडी स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल सब यूनिट बाय द प्रोसेस ऑफ। अब देखिए ना, जब भी आप जो है वो कंडेंसेशन करते हैं तो कंडेंसेशन में दो आपस में जुड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस में ब्रेक होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है जी, हाइड्रोलिसिस आंसर होगा, कॉम्प्लेक्स का सिंपल में ब्रेक होना। नेक्स्ट 7, विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, ये तो देता है जी। सी है जी आपके पास एक्ट एज इंसुलेटर, बी है जी फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स, डी है जी सबस्ट्रेट इन द रेस्पिरेशन। तो इंसुलेटर का काम नहीं करता, वो लिपिड करती है, बाकी सारे फंक्शन किसके हैं जी, कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट है जी आपके पास ओलिगोसैकेराइड आर। तो ओलिगोसैकेराइड में हमारे पास इजिली सॉल्युबल इन वाटर, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हमारे पास क्या बनता है जी, लेस सॉल्युबल इन वाटर। एंड द लास्ट वन इज विच वन गिव रेड कलर विद आयोडीन। तो आयोडीन के साथ रेड कौन देता था, सेलुलोज, ये कोई कलर नहीं देती, स्टार्च ये ब्लू कलर देती है, ग्लाइकोजिन ये रेड कलर देती है, काइटन जो है इसका कोई जो है वो रिएक्शन शो नहीं होता। सो स्टूडेंट, होप सो आपको समझ आई होगी। एमसीक्यू के पॉइंट भी डिस्कस हो गए, सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी आपको बनाना सिखा दिए, आइडेंटिफाई करना सिखा दिए। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।